वेरी गुड। होगी साजिद, क्यों नहीं होगी, होगी। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वो एयर कह दे कि जी मैंने नहीं, मैंने ये पूछा है जो एयर फोर्सफुली अपलिफ्ट हुई है, ऐसा कोई फिनोमेना नहीं था, टेम्परेचर ज्यादा था, कन्वर्जेंस हुई थी, क्या ये एयर भी कूल होगी या नहीं होगी? होगी। यस, जब ऊपर चलेगी और ऊपर टेम्परेचर ही कम है तो वो कूल डाउन होगी। तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता एयर कह दे मुझे तो फोर्सफुली उठाया गया है, मैंने कूल नहीं होना, मतलब ऐसा तो नहीं ना हो सकता, उसने कूल तो होना ही। ठीक है, तो जब जो राइजिंग ऑफ एयर हुई है, राइजिंग ऑफ एयर के बाद क्या होगा, कूलिंग, पूरी सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। राइजिंग, कूलिंग, कूलिंग के बाद, कूलिंग के बाद कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन के बाद फॉलिंग ऑफ heavy water drops under the action of gravity। जी बिल्कुल, ये मैं जितने भी अब क्वेश्चन आपने पूछे थे वो मेरे माइंड में हैं, ये सब के मैं इकट्ठे आंसर करूंगा अभी, देखिएगा। वो आपको अब टॉपिक खत्म हो गया है, और जो साजिद का और एक किसी और का शायद जाने महमूद का क्वेश्चन था और या किसी और का था। नाउ आई विल आंसर। अब देखिए, बल्कि आप खुद ही मुझे बताएं कि आपके आंसर हो जाने हैं। अब देखिए कि इस एरिया में अगर यहां पे एक हिली एरिया है और यहां पे आज टेम्परेचर भी ज्यादा रहा है, यहां पे आज टेम्परेचर भी ज्यादा रहा है, दोनों काम होंगे, टेम्परेचर भी ज्यादा रहा है, टॉररेट जोन भी है, और हिली एरिया भी है, और हिली एरिया भी है। तो अब यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होगी वो, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, तीनों की तीनों रीजन इन्वॉल्व होंगी। टॉररेट जोन है तो कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंट आ गई, कन्वर्जेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो गया। हिली एरिया भी है तो ओरोग्राफिक आ गया, टेम्परेचर भी इस एरिया में ज्यादा रहा है तो कन्वेंशन भी आ गया है। तीनों मैकेनिज्म इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे रेनफॉल में। तो आप लोगों के जो क्वेश्चन थे वो ये थे कि वहां पे इस ये फैक्टर तो है, टेम्परेचर क्यों नहीं होती वहां पे, डेजर्ट है क्यों नहीं होती, क्योंकि लाजमी नहीं है रेनफॉल के लिए सिर्फ एक ही मैकेनिज्म, ईच मैकेनिज्म सपोर्ट ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर। अब यहाँ पे जब तीनों मैकेनिज्म इकट्ठे होते हैं, देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल इंक्रीज्ड, ज्यादा चांसेस ऑफ रेनफॉल है। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं, यहां पे आज टेम्परेचर भी ज्यादा रहा है और हिली एरिया भी है। ये वाला रिपीट कर दूं, देखें ये टॉररेट जोन है, ये तो पता है ना आप लोगों को, टॉररेट जोन में हिली एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे आज टेम्परेचर भी ज्यादा रहा है। अगर दोनों चीजें ना हो तो टॉररेट जोन में जो प्रेसिपिटेशन होती है वो कौन सी होती है, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। और अब हिली एरिया भी आ गया है, अब जो प्रेसिपिटेशन होगी उसमें कितने मैकेनिज्म हो जाएंगे, दो, कन्वर्जेंट और ऑरोग्राफिक, कन्वर्जेंट और ऑरोग्राफिक। और अब हमने देखा कि यहाँ पे टेम्परेचर भी आज ज्यादा रहा, तो तीसरा मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व हो गया है। अब जो प्रेसिपिटेशन यहाँ पे हो रही है, it is because of all three mechanisms, convergent, convection and orographic, understand? और तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो चांसेस ऑफ रेनफॉल मजीद इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है जी, ओके। और अब जो दूसरी बात मैंने यहां पे बताई है, यहां पे कितने मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं रेनफॉल में, यहां पे कितने मैकेनिज्म इन्वॉल्व है रेनफॉल में, 2, वेरी गुड।
वेरी गुड। 2। और अगर यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे कितने मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं? 2 ज़ैनुल महमूद, एक हमारे ऑरोग्राफी हिली एरियाज की वजह से, और एक टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, वो कन्वेंशनल। 2 हो गए ना इन्वॉल्व वहां पे। अच्छा जी, और यहाँ पे सिर्फ एक ही, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, जस्ट कन्वेंशनल। अब आप लोग अपने सारे जो क्वेश्चन उनके आंसर खुद ही मिल गए आपको इस चीज से या नहीं मिले? जिसका नहीं मिला वो मुझसे पूछ ले कि आप एक ही फैक्टर को मान में रख के क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है जी। तो जब ये सारे फैक्टर जहां पे ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इधर वो हिली एरिया है, इधर वो डेजर्ट एरिया है, व्हाटएवर, तो वहां पर रेनफॉल ज्यादा होगा। Fall is less convergence and conventional both present. जी, convergence and conventional both present क्यों होती कम होती है वहां पर रेनफॉल? अब देखिए जी, उस्मान लगारी, अब सबके क्वेश्चन की तरह हम आ रहे हैं। पहले डेजर्ट एरिया वाले को आंसर दे दें। डेजर्ट एरिया में आपने एक चीज पढ़ी होगी, ये सीएसएस के रीजनिंग क्वेश्चन में भी आता रहा है कि व्हाई the plants and animals have thick skin to survive in desert areas. Why animals and plants? पोल्स पे कन्वर्जेंट नहीं होगी भाई, पोल्स में कन्वर्जेंट कहां से होगी? कन्वर्जेंट तो सिर्फ टॉरड जोन में होगी। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, वो 1-2 क्वेश्चन इसमें से आंसर हो जाएंगे आप लोगों के। अब बेफिक्र रहें, जब तक आप सबके क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे मैं आगे नहीं जाऊंगा। कि while the animals and plants have thick skin to survive in desert area, कि वो जानवर और पौधे जो सहरा में पाए जाते हैं उनकी स्किन मोटी होती है। ठीक, वो क्यों होती है? टू रिड्यूस वाटर लॉसेस। क्यों? क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम है, और जो एयर है वो ऑलरेडी ड्राई है, जो एयर है वो ऑलरेडी ड्राई है, और वो एयर के अंदर कंडेंसेशन प्रॉपर नहीं होती ड्राई एयर में, और वाटर ड्रॉप्स इतने हैवी नहीं होते कि रेनफॉल हो सके। दैट इज द रीजन कि डेजर्ट एरिया में रेनफॉल क्यों कम है। और जो आपने डेजर्ट एरिया देखे हैं, ये आप जिसका भी क्वेश्चन था, इट वाज डेजर्ट भी एरिया भी 3 तरह के होते हैं। हॉट डेजर्ट एरिया होते हैं, कोल्ड डेजर्ट एरिया होते हैं, और सेमी डेजर्ट एरिया होते हैं। हॉट डेजर्ट एरिया, कोल्ड डेजर्ट एरिया एंड सेमी डेजर्ट एरिया 3 तरह के होते हैं। जो हॉट डेजर्ट एरिया होती हैं वहां पे रेनफॉल कम होती है, बट कोल्ड डेजर्ट एरिया में रेनफॉल कम नहीं होती। जी आयशा नवाज, क्या चीज रिपीट करनी है? Have thick skin in desert area to survive. जी सरताज हसन ने क्वेश्चन लिख दिया, थैंक यू। अच्छा जी, एयर ड्राई होती है डेजर्ट एरिया में, उसमें वाटर वेपर्स कम होते हैं, तो वो इतने कम होते हैं कि वो कंडेंस हो के अच्छा जी, वो कंडेंस हो के भी हैवी ड्रॉप नहीं होते कि वो फॉल कर सकें, तब डेजर्ट एरिया में रेन कम होती है। जी अच्छा देखिए, फेमाइन तो कहीं भी हो सकता है ना। अब फेमाइन जहाँ पे आपके प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, वहां पे फेमाइन हो सकता है, देयर इज नो इशू, वो कहीं भी हो सकता है। जी हॉट डेजर्ट एरिया लाइक था। देखिए मैंने ये डेजर्ट हॉट डेजर्ट एरिया का ज़ैनुल महमूद पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हॉट डेजर्ट एरिया में रेनफॉल नहीं होता, कि दोनों फैक्टर तो होते हैं,
बट इतनी ड्राई एयर होती है कि वो कंडेंस होके भी इतने बड़े वाटर ड्रॉप नहीं बनते जो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल कर सके, देयरफॉर वहां पे रेनफॉल कम होता है। इट इज ओनली सिंगल रीजन। जी और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें? नहीं जैसे एक और बैच है मेरा जो आपके साथ ही चल रहा है, थिक स्किन एंड ड्राई एयर। जी इकरा अब्दुल्ला का क्वेश्चन हम आंसर करेंगे। और जितनी इस बैच में क्वेश्चनिंग होती है ना, इतनी बाकी बैचेस में नहीं होती। चलिए अगर आप पॉजिटिव सेंस में कर रहे हैं समझने के लिए तो देन इट्स गुड। अच्छा जी, थिक थिक स्किन और ड्राई एयर में क्या तलक है? देखिए वहां पे आपने कम वाटर पे सरवाइव करना है। जब थिक स्किन होगी एनिमल स्किन प्लांट की, वहां से वाटर इवेपोरेट नहीं होगा। वाटर बॉडी से कैसे लॉस होता है? वाया इवेपोरेशन। जब आपको स्वेटिंग होती है, टू अवॉइड इवेपोरेशन, टू अवॉइड इवेपोरेशन, ठीक है, ताकि वो कम वाटर से ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकें। बेसिकली टू अवॉइड इवेपोरेशन एंड टू हैव दिस वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। दैट्स व्हाई एनिमल्स एंड प्लांट इन डेजर्ट एरिया हैव थिक स्किन। नहीं जी मेरा ख्याल आप किसी का क्वेश्चन नहीं रह गया। सर इन फ्यू हिली एरियाज टेम्परेचर अक्सर ज्यादा रहता है, तो रहे हम अब देखें जिस बंदे ने मुझसे ये पूछा है कि फ्यू हिली एरियाज में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जो हिली एरिया टॉरेट जोन में होंगे या टॉरेट जोन के करीब होंगे वहां पे टेम्परेचर तो कम होगा। जैसा कि अगर पाकिस्तान की एग्जांपल दूं, नॉर्दर्न एरियाज टॉरेट जोन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे टेम्परेचर कम, साउथर्न एरियाज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास टेम्परेचर ज्यादा। जी नंबर 5, ह्यूमिडिटी। नहीं जी ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन लिखें, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स present in air is called humidity. The amount of water vapor present in air is called humidity. जी लिख लिए। अब देखिए the amount of water vapors present in the air is called humidity. जी थैंक यू जी सरताज ने आप सबके लिए लिख दिया डेफिनेशन, यू कैन राइट। अब देखिए बेसिकली ह्यूमिडिटी का फंक्शन क्या है? ह्यूमिडिटी प्रेडिक्ट द चांसेस ऑफ रेनफॉल। ह्यूमिडिटी प्रेडिक्ट द चांसेस ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल के चांसेस को प्रेडिक्ट करती है। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे रेनफॉल के। मतलब आप लोग अक्सर मोबाइल में वेदर फॉरकास्ट को चेक करते हैं ना, जब आप वेदर फॉरकास्ट को चेक कर रहे हैं, वेदर फॉरकास्ट को चेक करते हुए अगर ह्यूमिडिटी 90% है तो उसका मतलब क्या है कि रेनफॉल होगा, रेनफॉल होगा। अगर ह्यूमिडिटी 90% प्लस है और अगर ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत कम है तो इट मींस रेनफॉल नहीं होगा। तो वी कैन से दैट ह्यूमिडिटी प्रेडिक्ट द चांसेस ऑफ रेनफॉल। जी अंसारियास जी देखो बेटा टाइप्स और भी होंगी, लेकिन हम जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे प्रोबेबली आपको और टाइप्स मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे हम मेजर टाइप्स पढ़ेंगे और जनरल साइंस का थोड़ा सा ख्याल रखते हुए हम थोड़ा सा भी इवॉल्यूएट कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशन में चले जाते हैं। यहाँ अपनी जनरल साइंस पढ़नी है कि हम ज्यादा पढ़ रहे हैं जनरल साइंस से भी, अगर आप इतना भी तैयार कर देंगे इट्स ओके। अच्छा जी ह्यूमिडिटी इज मैंने ये कहा है कि ह्यूमिडिटी प्रेडिक्ट द चांसेस ऑफ रेनफॉल। अगर ह्यूमिडिटी का लेवल लेट्स से 90% है तो इसका मतलब क्या है? ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो रेनफॉल होगा। अगर 40% से कम है इसका मतलब रेनफॉल नहीं होगा। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे रेनफॉल के। अंडरस्टैंड?
देखो साजिद रहमान, एग्जामिनर जीएस का जो होता है ना, वो साइंस के पोर्शन का बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली 3 एग्जामिनर आपका पेपर सेट करते हैं। एक एग्जामिनर कॉमन होता है जीएसए का जो सारे पोर्शंस बनाता है, और एक बायोलॉजी का होता है जो फूड साइंसेस को और एनाटॉमी को डील करता है, तीसरा मैथ का होता है। 3 एग्जामिनर वुड सेट द पेपर फॉर यू। जो सारी साइंस का अकेला होगा तो उसके लिए ये काफी काम पड़ रहा है। अच्छा जी, अब आगे चले। जब हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इग्नोर लेते हैं, अब देखें, अभी तो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है आपको, डेफिनेशन लिखवाई आपको। जब भी आपने वेदर फॉरकास्टिंग में चेक किया हो ह्यूमिडिटी को, तो वहां पे परसेंटेज में लिखी होती है ह्यूमिडिटी। इसमें लिखी होती है परसेंटेज में। बेसिकली परसेंटेज में को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं और उसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी divided by capacity of air to absorb water vapor, multiply by 100, multiply by 100। अब देखिएगा, अब ये मैं फॉर्मूला समझाने लगा हूँ आपको। ये मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें ये इतना वाटर है, इट इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास। RH मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें ये जो आपको वाटर नजर आ रहा है, इट इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर। इसी तरह से जो एयर में अभी वाटर अवेलेबल है, वाटर वेपर, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के ऊपर लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और अब आप देखें, इसमें इसकी टोटल कैपेसिटी इतनी है, टोटल इसमें भी और पानी को फिल किया जा सकता है। इसी तरह एयर में भी जो कैपेसिटी है कि और वाटर वेपर उसमें आ सकते हैं, और वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है, उसे कहते हैं कैपेसिटी ऑफ एयर टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर। जैसा कि मैंने आपको शो किया कि ग्लास की टोटल कैपेसिटी ये है, इसके बाद क्या होगा, वाटर फॉल करना शुरू कर देगा। इसी तरह एयर की भी जब कैपेसिटी से इंक्रीज होगा तो वाटर फॉल करना शुरू कर देगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि टोटल एयर वाटर को कितना होल्ड कर सकती है, इट इज इट्स कैपेसिटी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, उसमें अभी कितने वाटर वेपर है, मल्टीप्लाई बाय 100, इट कम्स टू परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ओके जी, सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी का लेवल, अब रुक जाए यहाँ पे। अब मुझे मॉडरेट लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी जो होता है, इतनी ह्यूमिडिटी हो तो ठीक है, इट इज 40% to 60%, इट्स अ मॉडरेट लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। मॉडरेट लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, मॉडरेट लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी कितना है, 40% to 60%। इतनी ह्यूमिडिटी को हम कहते हैं कि इट इज मॉडरेट, इट इज मॉडरेट। और अगर इससे ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो वो भी आपके लिए हार्मफुल है, इससे कम होगी वो भी आपके लिए हार्मफुल। मतलब अगर ह्यूमिडिटी लोअर होगी तो उसका क्या मतलब है, ह्यूमिडिटी लोअर होने से, ह्यूमिडिटी लोअर होने से क्या होगा, ड्राइनेस, स्किन क्रैक्स, और प्लास्टिक के जो मटेरियल वगैरह बिल्डिंग में यूज होता है, it start to crack, cracking of skin and plastic material, and dryness, ठीक है जी। जी, स्वेटिंग भी इसमें ज्यादा होगी बिकॉज बहुत वाटर की अमाउंट कम होगी, तो आपकी बॉडी से वाटर ट्रांसफायर होता रहेगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, हाँ साजिद रहमान, स्वेटिंग मोर ह्यूमिडिटी में तो होती नहीं है, ये मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा। जी बिल्कुल,
अभी जितने भी डेजर्ट एरियाज में अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि रेनफॉल कम है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है। और आप लोगों ने अक्सर टेलीविजन में देखा होगा कि जब साउथ अफ्रीका में क्रिकेट मैच हो रहे होते हैं तो प्लेयर्स नहीं, और वहाँ पे जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं उन्होंने अपने फेस के ऊपर वो लगाए होते हैं, प्रोटेक्शन लेयर्स लगाई होती हैं किसी भी सोलर सन ब्लॉक्स वगैरह की, तो वाइट स्किन ब्लॉक्स, तो वाइट स्किन क्रैक्स, तो वाइट स्किन क्रैक्स, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम है, अगर उनको नहीं लगाएंगे तो स्किन क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, लिप्स क्रैक्स कर जाएंगे, उनका स्किन क्रैक कर सकती है। ठीक है, इट वाज अ सेटबैक ऑफ लो ह्यूमिडिटी। नाउ कम टू, अगर 60% से ज्यादा हाई ह्यूमिडिटी हो जाए, प्लास्टिक जो बिल्डिंग्स में यूज हुआ होगा इट स्टार्ट टू क्रैक, बिकॉज ह्यूमिडिटी कम होगी, प्लास्टिक में भी ड्राइनेस आएगी और वो क्रैक होना शुरू हो जाएगा। नहीं, अब बात करें कि जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ज्यादा ह्यूमिडिटी होने से क्या होगा, ज्यादा ह्यूमिडिटी होने से क्या होगा, ज्यादा ह्यूमिडिटी होने से, ज्यादा ह्यूमिडिटी होने से जी बिल्कुल रस्टिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, रस्टिंग, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो रस्टिंग शुरू हो जाती है। अगर आप लोगों ने कभी कराची को विजिट किया होगा, वो एरियाज जो सी के पास हैं, फेज 8 वगैरह या उधर क्लिफ्टन का एरिया, वहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल जल्दी से डिटीरियोरेट होता है, रस्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर। और दूसरी बात, टेम्परेचर राइज करता है, वेरी गुड, एंड इट इज द रीजन ऑफ हीट स्ट्रोक्स। हीट स्ट्रोक्स हुए थे ना 2015 में, that killed 600 plus people in Karachi because of heat strokes. हीट स्ट्रोक्स ज्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है आपकी एयर में वाटर ज्यादा होता है, और अब वाटर की ये एबिलिटी है कि वो हीट को ज्यादा देर तक सस्टेन रखता है, ज्यादा देर तक हीट को ट्रैप करके रखता है, और एटमॉस्फेयर में ज्यादा हीट ट्रैप हो जाती है। अच्छा, ये पहले ये बात मुझे मुकम्मल करने दें, बीच में छोड़ दूंगा कि क्या होता है जनाब, ज्यादा एटमॉस्फेयर में क्या होगा कि ज्यादा ह्यूमिडिटी में आपके एटमॉस्फेयर हीट को ट्रैप कर लेगा। जब वो हीट को ट्रैप करेगा, ज्यादा हीट सस्पेंडेड हो जाएगी एयर में। जब वो एयर में सस्पेंडेड होगी, एयर में सस्पेंडेड होने की वजह से तो वो आपके लिए हार्मफुल होगी। हीट स्ट्रोक तभी होते हैं, और इवन टू से दैट स्किन बर्निंग शुरू हो जाती है। स्किन बर्निंग क्यों शुरू होती है कि आपके बॉडी के ऊपर से जो स्वेटिंग होती है वो इवेपोरेट नहीं करता, वाटर इधर ही अकोमोडेट हुआ रहता है, इवेपोरेट नहीं करेगा, क्योंकि एयर में तो पहले ही ज्यादा वाटर है, तो वो स्किन के ऊपर ही रहता है, और स्किन के ऊपर जब वो हीट को एब्जॉर्ब करता है तो स्किन बर्न शुरू हो जाती है। इट कॉज स्किन बर्निंग, रस्टिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। और अभी विंटर में भी स्किन क्रैक का पूछा था आपने। विंटर में ये इशू है कि आप लोग हर चीज ह्यूमिडिटी पे, मतलब एक चीज पे ना डाला करें। आप लोग खुद भी तो पानी कम पीते हैं विंटर में, और उससे जो ड्राइनेस हो जाती है, ह्यूमिडिटी कैन वेरी। ले जी, टॉपिक इज कंप्लीटेड। देखें, is the coastal line or at lesser distance to torrid zone? No, the very reason is coastal line. The very reason is coastal line. Torrid zone से दूर भी हो, फिर भी टेम्परेचर तो वहां पे होगा। ठीक है, coastal line cause humidity. Yes, वाटर इज लो इन एयर, लेकिन आप देखिए ना उस एरिया में जहां पे वाटर एयर में एक ही बार था वो ड्राई हो गया है। सी से बार बार एयर में वाटर आता रहेगा, बार बार वाटर आता रहेगा, वो हीट को ट्रैप करता रहेगा, वो ड्राई नहीं होगा। अच्छा जी, अब बात ये है कि जनाब अगर मैं सारे टॉपिक को एक लाइन में बयान करना चाहूँ, जो हमने
डेढ़ लेक्चर में पढ़ा है, एक लाइन में टॉपिक का मतलब ये है कि अच्छी बड़ी धूप निकली हुई थी, सनशाइन था और अचानक से बारिश शुरू हो गई। अब देखिए टेम्परेचर था पहले धूप थी, धूप से टेम्परेचर से प्रेशर चेंजेस हुई, प्रेशर चेंजेस से सर्कुलेशन शुरू हुई, सर्कुलेशन के बाद प्रेसिपिटेशन हो गया। मतलब इसमें टोटल हमने पढ़ा है कि रेनफॉल के अंदर कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, वो सारा हमने स्टडी किया है। इट इज द क्रक्स ऑफ द टॉपिक। ठीक है जी। अच्छा, मुझे आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत समझ आया है, कुछ रिटेन भी हुआ है, याद भी हुआ है? क्योंकि मैंने पहले दिन आपको कहा था कि अगर आपको 70% इधर याद नहीं होता तो मुझे बता दीजिएगा। इतना तो याद होना चाहिए इधर। चले, गुड हो गया। लास्ट पॉइंट में मैंने ये कहा है कि मोर ह्यूमिडिटी वाला था, वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट पॉइंट ज्यादा ह्यूमिडिटी का था, वाटर कम्युलेशन ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और हीट को ज्यादा ट्रैप करता है, उससे हीट स्टॉक्स हो जाती हैं और बिल्डिंग मटेरियल रस्ट हो जाता है। ये किसी बच्चे ने पूछा था। चलिए, गुड हो गया। अभी नमाज का टाइम तो नहीं हुआ आप लोगों का? अगला टॉपिक शुरू करें या नमाज पढ़ के शुरू करना है? जी, टेम्परेचर वेरिएबल एंड वेरिएशन कंप्लीटेड। नमाज पढ़ के शुरू करेंगे। अच्छा जी, 7:20 7:45 तो ज्यादा हो जाएंगे यार, 7:40 कर लें। एनर्जी वाला पूरा टॉपिक पढ़ना है हमने, वजह से टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, दीज आर ऑल वेरिएशंस हमने पढ़ लिया है सारा। मैं ये बता रहा था कि वेदर वेरिएशन सबसे पहले देखा कि ड्यू टू डिफरेंट रीजंस टेम्परेचर वेरी करता है डिफरेंट प्लेसेस। हमने बड़ी रीजन के स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ है और नेचर ऑफ सरफेस है, ये रीजन सारी पढ़ी। ये पढ़ने के बाद हमने देखा कि जब टेम्परेचर वेरी करता है, टेम्परेचर के वेरी करने से प्रेशर भी वेरी करता है। ठीक है, एल्टीट्यूड की वजह से वेरी करता है और टेम्परेचर की वजह से प्रेशर वेरी करता है। then it leads to सर्कुलेशन शुरू हो जाती है और सर्कुलेशन के बाद जब सर्कुलेशन शुरू होती है, प्रेसिपिटेशन, राइजिंग, कूलिंग, कंडेंसेशन एंड ऑल दीस सारी वेरिएशन नहीं है। जो वेरिएशन हो रही है ना, वेरिएबल्स वेरी कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर। एक वेरिएबल चेंज हो रहा है दूसरे लिहाज से। दीज वर ऑल वेरिएशन। हमने दोनों चीजें इकट्ठी पढ़ ली जी। और किसी का क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक से? चलें। ठीक है, कन्वर्टर प्रेसिपिटेशन कैसे पोल से टॉरॉइड की तरफ होती है? पोल्स में प्रेशर ज्यादा होता है और टॉरॉइड में कम होता है, तो वो टॉरॉइड से पोल्स की तरफ आती रहती हैं एयर्स। अच्छा, अब जो नेक्स्ट वाला सेशन है आपको कि देखें, एक तो आप लोग ना जो दरमियान में क्वेश्चनिंग करते हैं ना, उससे सर्कुलर जी, करेक्ट ऑर्डर, बिल्कुल। उससे ये होता है कि बाकी लोगों का थोड़ा सा जो इंटरेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो आपका क्वेश्चन होता है, उनका क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, वो इंटरेस्ट से उन्हें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में इशू हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप, जब मैं आपको टाइम दूंगा 5-10 मिनट बाद, कि आप इस पोर्शन में से आप क्वेश्चन मुझसे पूछिए, उस वक्त पूछिएगा। ओके, मैं खुद आपको टाइम देता रहूंगा साथ साथ के एक्स्ट्रा टाइम फॉर क्वेश्चनिंग, जितने भी क्वेश्चन आप पूछें। एनर्जी, एनर्जी क्या है? इट्स द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है जी। और इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं? एनर्जी को मेजर किसमें किया जाता है? जॉउल्स, जॉउल्स में। जी बिल्कुल।
एनर्जी को जूल में मेजर किया जाता है। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब अगर हम एनर्जी की बात करें, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है और आगे भी आप हमें लर्न करेंगे। आपको सिर्फ इनका पता होना चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी। These are all types of energy. All types of energy. जी बिल्कुल, आप क्वेश्चन लिख लें अपने साथ से। These are all types of energy: kinetic, potential, mechanical, thermal, nuclear, geothermal, hydro, wind, tidal, solar energy। ठीक है जी। और जो इससे रेलिवेंट होगा, इसमें से किसी की समझ ना आए वो आप अभी पूछ लें, लेकिन जो थोड़ा सा आउट ऑफ वे होती हैं वो बाद में पूछिए। अब इनकी हम डेफिनेशन देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। साजिद रहमान, हम एनर्जी पढ़ रहे हैं, एनर्जी की डेफिनेशन देखिए, एनर्जी की टाइप्स देख रहे हैं। द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके जी सरताज ने लिख दिया है। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, तो किसी की पोजीशन चेंज होने की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर होती है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली मैकेनिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी में मोशन इंड्यूस करते हैं। द एनर्जी विच इंड्यूस मोशन इन अदर बॉडीज। द एनर्जी विच इंड्यूस मोशन इन अदर बॉडीज इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स में मोशन पैदा कर दे उसे मैकेनिकल एनर्जी। नंबर 4, थर्मल एनर्जी। ये जी आपका जो इंजन की एनर्जी है वो मोशन किसमें प्रोड्यूस कर रही है? आपकी गाड़ी में। ठीक है, तो वो क्या है? जिस गाड़ी एनर्जी से आपकी गाड़ी मूव कर रही है, इट इज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इंजन की एनर्जी गाड़ी में मोशन प्रोड्यूस कर रही है। थर्मल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? द एनर्जी विच इज बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम हीट। जो हम हीट से प्रोड्यूस करते हैं, जो हीट को यूज करते हुए प्रोड्यूस की जाए, द एनर्जी विच इज बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम हीट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, अब देखिए आप लोगों को पता है कि यूनिवर्स में सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। कौन सा पार्टिकल है जो सबसे छोटा है? एटम। एटम के सेंटर में क्या होता है? एटम के सेंटर में न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। द एनर्जी व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। उस न्यूक्लियस से एनर्जी पैदा की जाती है, उसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ओके, तो हम कुछ जियोथर्मल एनर्जी। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब क्या है? व्हाट्स मेंट बाय जियो? अर्थ। जी बिल्कुल, अर्थ। Geothermal, thermal heat, the energy which is being produced from the heat of earth. The energy which is produced from the heat of earth. जो अर्थ की हीट है उससे जो एनर्जी पैदा की जाती है उसे जियोथर्मल एनर्जी। ओके,
सिमिलरली हाइड्रो, हाइड्रो से मतलब व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रो? वाटर, द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। तो जो वाटर से प्रोड्यूस होगी एनर्जी उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रो एनर्जी। और जो विंड से प्रोड्यूस होगी दैट इज विंड एनर्जी। जो टाइडल से प्रोड्यूस होगी इट इज टाइडल एनर्जी। जो सन से प्रोड्यूस होगी इट इज सोलर एनर्जी। ठीक है, लिख लेंगे डेफिनेशन, आसान आसान सी है, नाम से पता चल जाता है। सोलर एनर्जी कौन सी है? जो सन से प्रोड्यूस हो रही है। टाइडल कौन सी है? जो टाइड से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक। अब मुझे आप एक चीज बताएं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा? एनर्जी का जो जरूर था तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा? बहुत जॉब, वेरी गुड। एनर्जी की जो टाइप्स है ना, सारी एनर्जी का यूनिट जॉब ही होता है, जो मर्जी एनर्जी हो। ये याद रखना है, इधर डिस्पेंड हाइड्रो सब के लिए जॉब ही यूज होगा। आपकी थोड़ी सी रिलेटेड पोर्शन के लिए एक्सरसाइज। अभी फिर एक, जब हम आपके सिलेबस को देखें, एनर्जी वाले सिलेबस को, रेडियो केमिकल एनर्जी, द एनर्जी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी की डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, मेरा ख्याल से सबसे पहली डेफिनेशन मैंने इस क्लास में लिखवाई है, वो रेडिएंट एनर्जी की थी। केमिकल एनर्जी जो एनर्जी केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इस पोर्शन में सेगमेंट में किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना मैं आगे प्रोसीड करूं। इस तरह से हम क्वेश्चन किया करेंगे। सेगमेंट में है किसी का क्वेश्चन? बनता तो नहीं है इसमें, और फिर भी है आगे कुछ। थर्मल, थर्मल एनर्जी जो हीट से प्रोड्यूस होती है, विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम हीट, डायरेक्टली हीट से प्रोड्यूस है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए वो ये फायदे हैं कि ये, अब देखिए, आप इसके ऊपर पूरा ऐसे भी आ जाता है एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, तो यहाँ से एटलीस्ट 5 to 6 आर्गुमेंट आप कर सकते हैं इस टॉपिक से, एनर्जी टॉपिक से। पूरा टॉपिक भी आ सकता है, और उसके बाद पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर में एनर्जी क्राइसिस पे बात कर सकता है, वाटर स्कैर्सिटी पे बात कर सकता है। तो वी कैन कोट आर्गुमेंट्स फ्रॉम दिस टॉपिक। हम उन सारे एस्पेक्ट से इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आपका हर जगह जहां भी आए वो क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये देखें, आप देखिएगा कि आपके एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन हर दूसरे साल पेपर में पूछता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हर दूसरे साल उसने पूछा होता है, तो हमने उसे डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। नंबर वन, सबसे पहले हम कहेंगे कि रीन्यू का मतलब जिन्हें दोबारा रीन्यू किया जाए, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। इसका क्या है? कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। दोबारा हम इन्हें यूज ना कर सकें, पहला डिफरेंस। रिन्यूएबल को बार बार यूज किया जा सकता है, नॉन रिन्यूएबल को दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। ओके। दूसरा डिफरेंस, दे आर चीप टू यूज, ये हमें चीप पड़ते हैं, और जबकि ये क्या है, इनका यूज एक्सपेंसिव है। ये चीप है और ये एक्सपेंसिव है। और क्या है? दे आर
दे डोंट डिप्लीट, ये खत्म नहीं होते, जितना मर्जी यूज कर लें ना, ये दुनिया से डिप्लीट नहीं हो रहे, ये वैसे के वैसे ही हैं। दे डोंट डिप्लीट, और ये क्या है, ये डिप्लीट होते जाते हैं, ये डिप्लीट होते जा रहे हैं। दे डोंट डिप्लीट, they are depleting rapidly, they are depleting rapidly। नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, environment friendly। एनवायरमेंट एनिमल, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये एनवायरमेंट को हार्म नहीं करते, ये एनवायरमेंट के एनिमी है, आपके एटमॉस्फेयर को डिटीरियोरेट कर देते हैं, उसमें ऑक्साइड्स आ जाते हैं, ठीक है जी, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कॉज करते हैं। नहीं अंडरस्टैंड, डिफरेंसेस की समझ आ गई है, और इन डिफरेंसेस को हम और डिटेल में ले जाएंगे, जब आगे हम इन डिटेल से पढ़ने लगे हैं तो वो वाला डाटा भी हम इधर कोट कर देंगे इन 4 पॉइंट्स जी। बिल्कुल एग्जांपल्स अभी मैं आपको दूंगा तो वो आप इधर कोट करते जाएंगे। एग्जांपल्स में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में देखें, लिख लें, वाटर है, वाटर, सोलर एनर्जी जो सन से प्रोड्यूस होती है, जो जियोथर्मल दिखवाया था वो भी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल में आप लिख लें कोल, गैस, पेट्रोलियम, कोल, गैस, पेट्रोलियम। कोल वाला एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करते, और वो एनवायरमेंट के एनिमी है। जब आपके फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं तो वो ऑक्साइड्स रिलीज करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, वो एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, ठीक है जी। और आप जब हम टॉपिक पूरा करेंगे आप इसे बहुत बड़ा कर लेंगे क्योंकि वो सारा डाटा इधर पुट हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ ये बताया कि इन 4 पिलर्स के ऊपर आपने इन्हें डिफरेंशिएट करना। ये 4 बेसिक पिलर्स हैं जिनके ऊपर हम इन्हें डिफरेंशिएट करेंगे। हेडिंग देंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब देखें जब मैं इधर पढ़ाऊंगा तो उधर आप इस एग्जांपल में सारे को लिख सकते हैं ना। ये बेसिकली आपके सिलेबस का डायरेक्ट हिस्सा तो नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, लेकिन हुआ ये है कि हमने देखा है लास्ट ईयर पेपर्स में वो इस नॉन रिन्यूएबल से ऑब्जेक्टिव पूछता रहता है, एक तो ऑब्जेक्टिव वो नॉन रिन्यूएबल से पूछता है, तो इसलिए हम इसे जहां से इंपॉर्टेंट एरिया है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वहां से हम इसे पढ़ लेंगे। सबसे पहले कोल, गैस और पेट्रोलियम, ये 3 नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं दैट आर वेरी कॉमन जो यूज हो रहे हैं। अच्छा अब मैं कोल की बात करूंगा। ये तीनों के तीनों बेसिकली क्या हैं, पहला पॉइंट तो ये लिख लें, ये तीनों के तीनों हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तीनों के तीनों हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, के कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ये बने होते हैं। CH बॉन्ड, जी बिल्कुल, कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके ये बने होते हैं। वेरी गुड, ठीक है जी। और कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ इनमें नाइट्रोजन एंड सल्फर भी एज ए माइनर कंटेंट पाई जाती है, नाइट्रोजन एंड सल्फर भी एज ए माइनर कंटेंट पाई जाती है इन सब में। सब की कंपोजिशन यही है, नाइट्रोजन एंड सल्फर। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन एंड सल्फर कोल में होती है, बाकियों में कम होती है नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब देखिए जब आप इसे बर्न करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेंगे, कार्बन से कार्बन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन से क्या निकलेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर से सल्फर ऑक्साइड्स।
जब ये एटमॉस्फेयर में जाएंगे, आपके एटमॉस्फेयर पोल्यूट हो गया, एटमॉस्फेयर पोल्यूट हो गया, उसमें ऑक्साइड चले गए हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड। आपका एटमॉस्फेयर पोल्यूट हो चुका है ऑक्साइड्स की वजह से, तीनों की बर्निंग होगी तो ये ऑक्साइड्स बनेंगे और एटमॉस्फेयर में जाएंगे, इट वुड कॉज एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, इससे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होगी। ठीक है, ये तीनों में देख रहे हैं ये कहानी। इसमें कोल में सबसे ज्यादा पोल्यूशन होती है क्योंकि नाइट्रोजन एंड सल्फर इसमें पाए जाते हैं। आगे सिर्फ टिक टिक लगा के आपको पता चल जाएगा कि यही कहानी है तीनों में। अब देखिएगा, जब हम कोल की टाइप्स की बात करते हैं, कोल की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। एक पीट होता है और एक लिग्नाइट होता है और उसके बाद होता है बिटुमिनस कोल होता है, बिटुमिनस, और फोर्थ वन होता है एंथ्रासाइट। यहां से ऑब्जेक्टिव अक्सर पेपर में आता रहा है। कोल की टाइप्स है, कितनी टाइप्स हैं कोल की? 4, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। These are the types of coal: peat, lignite, bituminous and anthracite. अब एक्चुअली जो सबसे पहली टाइप है, इसमें कार्बन सबसे कम होती है और इसमें कार्बन उससे ज्यादा होती है, इसमें कार्बन उससे ज्यादा होती है और इसमें कार्बन सबसे ज्यादा होती है। कार्बन की अमाउंट इंक्रीज होती जाती है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल वो होता है जिसमें कार्बन ज्यादा, बिकॉज वो बर्निंग अच्छी देता है, वो बर्निंग अच्छी देता है, पावरफुल बर्निंग होती है उसकी। तो मुझे बताएं सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल कौन सा होगा? जी बिल्कुल, सबसे अच्छी क्वालिटी का होगा एंथ्रासाइट। जी बिल्कुल, अप्रोक्सीमेटली 90% कार्बन इसमें होगी। तो अब मैं आपसे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में कोल के कितने रिजर्व्स हैं? पाकिस्तान में कितना कोल पाया जाता है? रिजर्व ऑफ कोल इन पाकिस्तान, जल्दी बताइएगा, कितने कोल के रिजर्व्स हैं? किस चीज का 60%? यमन किस चीज का 60%? बस सेमी लिख दिया 60%। किसी को नहीं पता, लिख ले 185 बिलियन टन्स, 185 बिलियन टन्स द रिजर्व ऑफ कोल इन पाकिस्तान, 185 बिलियन टन्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ इशू ये हुआ है 185 बिलियन टन्स, जी बिल्कुल, कि वो जितना भी कोल है वो सारे का सारा पीट है, थोड़ा सा एंथ्रासाइड है, लेकिन 80% प्लस पीट है, थर्ड क्लास कोल है हमारे पास। तो इसीलिए हमने जब चाइना से सी पैक्ट साइन किया, हम पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, तो वो कोल भी आपने सुना होगा चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। क्यों चाइना से इंपोर्ट क्यों हो रहा है? पाकिस्तान का कोल स्टैंडर्ड का नहीं है कि वो पावर प्लांट्स को रन कर सके। अंडरस्टैंड? चलें जी, यस, हमारे पास मैक्सिमम पीट है। जी बिल्कुल। अब देखिएगा, अब अभी एक बच्चे ने बताया था कि 90% तक कार्बन होती है एंथ्रासाइट में। अगर टोटली, यस, विद टाइम इट्स कार्बन विल इंक्रीज इफ, लेकिन कंडीशन है इफ इट्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर उसे दिया जाएगा तो कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। अब देखें कि अगर 90% से 100% ही कार्बन हो जाए तो वो कोल रहता है, तो वो भी कोल ही होगा। Will it be coal if 100% कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? ये बहुत
ट्रिपेटिव मोड पे ऑब्जेक्टिव आया हुआ है पेपर्स में, आप लोग देख लीजिएगा। लो, अगर 100% ही कार्बन हो जाए, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ग्रेफाइट और डायमंड। कार्बन की जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो ग्रेफाइट या डायमंड होता है, वो गोल्ड नहीं। जो कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है वो क्या है? जो कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है, either it is graphite और डायमंड, तो या तो ग्रेफाइट होगा या डायमंड होगा, दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस होते हैं। जी क्रिस्टीना, ये कार्बन वाला पॉइंट रिपीट, इसमें ये मैंने बताया है कि 90% तक तो इंट्रासाइड में आ जाती है, अगर प्योरेस्ट फॉर्म आ जाए तो वो ग्रेफाइट या डायमंड बन जाता है। ग्रेफाइट और डायमंड में सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है, कार्बन आपस में कैसे अटैच है। ठीक है जी, ओके। ओनली देखें, मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर के डिफरेंस नहीं, उसी मटेरियल को ग्रेफाइट बना दिया और उसी मटेरियल को डायमंड बना दिया। मतलब इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा नावल है, अगर आप लोगों की आपने पढ़ा हो एल्केमिस्ट के नाम से, उसमें जो एल्केमिस्ट होता है वो अपनी सारी लाइफ में ये मेथड ढूंढता है कि ग्रेफाइट को डायमंड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब इट इज पॉसिबल। जी एंथ्रासाइट इज द हार्डेस्ट। अच्छा जी, जी जी, हम कोल गैसिफिकेशन अगर हम कर लें तो हम उसे कन्वर्ट कर लें, लेकिन कोल गैसिफिकेशन इज नॉट एन इजी टास्क, इट्स वेरी कंट्रोल्ड प्रोसेस, इट्स वेरी कंट्रोल्ड प्रोसेस। कोल के बारे में सबको समझ आ गई है? अब गैस के ऊपर चलते हैं। गैस में भी यही चीजें पाई जाती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, लेकिन नाइट्रोजन एंड सल्फर इसमें कम होता है। तो कौन सी गैस है जो आप बर्निंग के लिए यूज करते हैं? पता होगा आपको कौन सी गैस है जो आप बर्निंग के लिए यूज करते हैं? मीथेन, वेरी गुड, मीथेन, CH4 भी आप उसे कहते हैं, CH4 भी आप उसे कहते हैं जी, वेरी गुड अलोस काजी, ऐसे CH4 भी वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि इसके बाद वो गैस जब यूज होती है, सारी वही कहानी है, कार्बन भी उसमें होंगे, हाइड्रोजन भी होंगे, उससे ऑक्साइड्स भी बनेंगे, ठीक है जी, एटमॉस्फेयर भी क्रिएट होगा। अब पेट्रोलियम पे आ जाए, बस ज्यादा इसमें कोल वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन था, वो भी इसलिए था कि उसमें से ऑब्जेक्टिव पूछता रहता है। पेट्रोलियम में आ जाए, इसमें एक दो चीजें हैं डिस्कस करके हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे चले जाएंगे। अच्छा, मुझे आप एक चीज आप बताएंगे कि जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं ऑयल, वो पेट्रोल होता है, डीजल या केरोसिन ऑयल, कौन सा ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, सब यूरोप वगैरह से? जी वेरी गुड, इट इज क्रूड ऑयल। क्रूड का मतलब होता है रॉ फॉर्म में होता है क्रूड ऑयल, और रॉ फॉर्म में ये कैसा होता है? इट इज ब्लैक विस्कस लिक्विड, ब्लैक विस्कस लिक्विड, जो बिल्कुल मड की तरह का ब्लैक विस्कस लिक्विड होता है। तो इसे एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, उस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो पाकिस्तान में इसके ऊपर रिफाइनरीज में होता है। रिफाइनरीज है ना पाकिस्तान में, जो इस क्रूड ऑयल को रिफॉर्म करती हैं, रिफाइन करती हैं, और इससे क्या बनता है फिर? गैसोलीन, जो जिसे आप पेट्रोल कहते हैं। गैसोलीन के बाद डीजल, डीजल के बाद कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल के बाद कोल टार, जिसका कुछ भी नहीं बनता वो कोल टार बन जाती है।
इससे फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड करने के बाद 4 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। वो जो 4 हिस्से हैं कौन से हैं? गैसोलीन है, डीजल है, कैरोसिन ऑयल है एंड कोल टार। लास्ट वाला कोल टार, कोल COL, कोल टार, TAR, टार। ठीक है जी। जी जाने महमूद, कोल टार, इट इज कोल टार। अच्छा जी। कोल टार बन जाता है। गैसोलीन कौन सा ऑयल है? इट इज, गैसोलीन कौन सा है जो पेट्रोल आप यूज करते हैं? डीजल। और कैरोसिन ऑयल कौन सा होता है इसका आपको पता है? कैरोसिन ऑयल किस ऑयल को कहते हैं? जी मिट्टी के तेल को कैरोसिन ऑयल कहते हैं। कोल टार क्या होती है? कोल टार क्या होती है? जी वेरी गुड। लोग जो रोड को प्लेन करने के लिए वो ब्लैक सा लिक्विड नहीं यूज करते, लोग उसके ऊपर अनइवन, बाद में रोड बनाने के उसे इवन करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, प्लेन करने के लिए, उसे कोल टार कहते हैं। जिसका कुछ भी नहीं बनता वो कोल टार बन जाता है। जी बिल्कुल नहीं, इट इज ऑल अबाउट योर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर डेवलपिंग डे बाय डे। We are in need to switch from non-renewable energy resources to renewable energy resources. हमें अपनी रिसर्च सारी एफर्ट्स किस चीज पे लगा देनी चाहिए? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। स्टिल मतलब वी आर फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो 80% एनर्जी की डिमांड पूरी वर्ल्ड कंजम्पशन की, इट इज कमिंग फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। 80% still is coming from non-renewable energy resources. Only 20% energy is coming from renewable energy resources. Coming from renewable energy resources. समझ आ गई इस चीज की? 80% स्टिल हम कहां से ले रहे हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से। कहां से आ रही है? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से। सबसे पहला रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हम रिन्यूएबल, अब देखिए, अब जब हम टॉपिक को देखते हैं तो हमें टॉपिक को देख के ही एक अंदाजा हो जाता है कि इसमें से एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है? अब देखिए, पहले हमने देखा है डिफरेंसेस पूछ सकता है। दूसरी बात, आपको ये कह सकता है डिस्कस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है जी, ये पूछ सकता है। या सारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ना पूछे, अगर वो एक के ऊपर 5 नंबर का पूछे तो प्रोबेबिलिटी है कि वो या वाटर के ऊपर पूछेगा या सोलर के ऊपर पूछेगा, क्योंकि इनके ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बाकियों पे बनता ही नहीं। ठीक है, ये 3 तरह से एग्जामिनर पेपर में इस टॉपिक को टच कर सकता है। पहला कैसे टच कर सकता है कि डिफरेंसेस पूछ ले, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। दूसरा कैसे टच कर सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे आपसे मोड लिखवा है। तीसरा, वो इसके भी अंदर स्पेसिफिकेशन में चला जाए, किसी एक रिसोर्स से पूछ, रिसोर्स के ऊपर पूछ ले। जब किसी एक के ऊपर पूछेगा वो या हाइड्रो के ऊपर पूछेगा या सोलर के ऊपर पूछेगा। अंडरस्टैंड? यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, वरना मैं इसे शुरू करूँ और इंशाल्लाह हम इसे खत्म कर लेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो आपके सिलेबस का डायरेक्ट हिस्सा ही नहीं है। अब अपने सिलेबस को पढ़ें। पाकिस्तान में 250 मिलियन क्यूबिक फीट जो अभी पाकिस्तान में गैस है, इट इज अबाउट 250 मिलियन क्यूबिक फीट, और हमारी नीड है 1000 मिलियन क्यूबिक फीट की, जो कि 750 मिलियन क्यूबिक फीट हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान में 250 मिलियन क्यूबिक फीट गैस के रिजर्व्स, सस्टेनेबल एनर्जी
बेसिकली इट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी। सस्टेनेबल, हाँ एनर्जी जब ये आएगा सस्टेनेबल पे, वो इस तरह से पूछेगा describe the sustainable energy, its resources and also energy conservation methods। एनर्जी को कम से कम यूज करने के मेथड बताएं, सस्टेनेबल एनर्जी भी तो इस तरह से पूछेगा। ठीक है जी। सस्टेनेबल, सस्टेन का क्या मतलब है? रिन्यूएबल एनर्जी को ही सस्टेनेबल एनर्जी कहती हैं, जो सस्टेन रहे, खत्म ना हो, जिसका रिसोर्स खत्म ना हो, सस्टेन क्या है, वो परसिस्ट करे, यही रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को ही सस्टेनेबल एनर्जी कहते हैं। देखिए हाइड्रो एनर्जी, इनमें से दो को हम डिटेल से पढ़ेंगे, हाइड्रो को और सोलर को। बाकियों को इतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो 5 नंबर के नहीं आ सकते। हाइड्रो एनर्जी अभी मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी थोड़ी देर पहले। हाइड्रो एनर्जी कौन सी है? द एनर्जी विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर। वो एनर्जी जो वाटर से प्रोड्यूस होती है उसे हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। ओके, हाँ मुझे बताइएगा जहाँ पे हम थोड़ी सी एनर्जी की बात करेंगे। मैंने बताया था कि आपको हर एस्पेक्ट से कोशिश करूंगा पढ़ा लूँ। अब देखिए जब आप ऐसे एनर्जी पे लिखेंगे, आप पहले तो उसको पाकिस्तान की डिमांड, कंजम्पशन और शॉर्टेज बताएंगे ना, और फिर उसे एक्सप्लोशंस बताएंगे कि यहाँ से इतनी प्रोड्यूस हो सकती है, यहाँ से इतनी हो सकती है, ये चीज़ को ठीक कर लें, इस चीज़ को ठीक कर लें तो हमारी एनर्जी की डिमांड पूरी हो सकती है। अभी पाकिस्तान कितने मेगावाट का शॉर्टफॉल एनर्जी का प्रिवेल कर रहा है? पाकिस्तान में कितने मेगावाट का शॉर्टफॉल है हमारा एनर्जी का? चलिए लिख लें आप लोग। टोटल जो हमारी एनर्जी की डिमांड है इट इज 25,000 मेगावाट। इट इज 25,000 मेगावाट जो टोटल हमारी एनर्जी की डिमांड है। और हमें मिल कितनी रही है, कितनी सप्लाई कर रही है? 22,000 मेगावाट। देखिए हमारी नीड कितनी है? 25,000 मेगावाट। हमें सप्लाई कितनी की जा रही है? 22,000 मेगावाट। तो कितना शॉर्टफॉल हो गया? 3,000 मेगावाट का। जी, वी आर फेसिंग द शॉर्टफॉल ऑफ 3,000 मेगावाट। अब हमने ये देखना है कि जो 3,000 मेगावाट का हम शॉर्टफॉल बेयर कर रहे हैं, ये क्या हमारे पास प्रोडक्शन कम है? क्यों प्रोडक्शन कम नहीं है हमारे पास? अभी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है एनर्जी प्रोडक्शन की, इट इज 28,000 मेगावाट। पाकिस्तान जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ एनर्जी है इट इज 28,000 मेगावाट। तो हमारी नीड से भी 3,000 मेगावाट ज्यादा है, लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन है इट इज डिटीरियोरेटेड। वो 22,000 मेगावाट से ज्यादा की सप्लाई ही नहीं दे सकता। लाइन लॉसेस हैं, ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर को हमने अपडेट नहीं किया। तो डेट्स वाई हम एनर्जी शॉर्टेज हमारी तब तक खत्म नहीं होगी जब हम लाइन लॉसेस को, मैं बात ये कर रहा हूं कि जो हमारे पास एनर्जी की शॉर्टेज है वो इट इज ओनली 3,000 मेगावाट, और हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इट इज 28,000 मेगावाट। जो इंस्टॉल्ड है, जितनी बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है, 28,000 मेगावाट के हमारे प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल्ड हैं। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है भाई कि जो आपकी ट्रांसमिशन है वो 22,000 से ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। लाइन लॉसेस है, ट्रांसमिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डिटीरियोरेटेड है। तो आपको प्रोजेक्ट भी इंस्टॉल करने हैं और अपनी ट्रांसमिशन कैपेसिटी को भी इंक्रीज करना है। लाइन लॉसेस क्या होते हैं? लाइन लॉसेस में दो चीज़ें आती हैं। एक, जब लाइन्स बहुत आउटडेटेड हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, तो वो रेजिस्टेंस की वजह से कंजम्पशन ऑफ एनर्जी करती हैं, ठीक है। और दूसरा थेफ्ट ऑफ एनर्जी है, जो लोग
वो इलीगल एनर्जी गेन कर रहे हैं वहां से। दो चीजें होती हैं लाइन लॉसेस में, एक पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, उससे एनर्जी लॉस होती है। और ये एक कुंडा जो कल्चर है पाकिस्तान में, बिजली चोरी वाले, दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन लाइन लॉसेस। मतलब देयर आर पीपल इन सिंध, व्हेन आई वाज पोस्टेड इन कराची, वो बताते थे कि हमने तो कभी बिल ही नहीं दिया, डायरेक्ट वो कुंडी डाली हुई है, वापडा वाले वो के इलेक्ट्रिक वाले आते हैं, उन्हें एक महीने के इतने पैसे फिक्स किए हुए हैं। मतलब डेटा कराची और जो इंटीरियर पंजाब में भी, साउथ पंजाब में यही कल्चर है। मतलब इवन टू से कहीं भी है, एरिया को हम सर्टिफाई नहीं करेंगे क्योंकि हर एरिया के लोग बैठे हुए हैं। इट्स डिपेंड अपॉन मोरालिटी इन पीपल, कि जो लोग इसे बेहतर समझते हैं वो ये करते हैं। ठीक है जी। खैर, हम चीज और डिस्कस, भाई आप लाइंस को अपडेट करें, नई लाइंस बनाएं, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस नहीं बनाएं, ग्रिड स्टेशंस बनाएं, ये सारी चीजें बनाएं तो अपडेट हो जाएगा। और दूसरी बात, आप ये लाइन लॉसेस को और एनर्जी थेफ्ट को ख़त्म करें। तो मोरालिटी तो हमारी माशाल्लाह से इतनी हाई है हमारी आवाम की कि चले 2 मिनट के लिए मैं टॉपिक से अवे जाता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाए। मोरालिटी का ये हाल है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि लास्ट ईयर, अच्छा चलिए बाद में बात के गपशप करेंगे इसमें, अभी टॉपिक पे दोबारा चलते। इस हाइड्रो एनर्जी, हमारा पहला है हाइड्रो एनर्जी। अब हम हाइड्रो एनर्जी के ऊपर सबसे पहले, जब हमने कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है, कोई भी कंट्री जब प्रोजेक्ट लगाता है, सबसे पहले इसके लिए क्या नेसेसिटी है, क्या होना चाहिए उसके पास? फॉर वाटर, वाटर जी, वाटर होंगे तो डैम्स बनाए जाएंगे ना। वाटर, आप ये देखेंगे कि वाटर है, ठीक है जी, और वाटर के बाद यू विल सी कि वाटर तो है, क्या रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, इन्वेस्टमेंट है डैम को लगाने की। और तीसरी बात आप क्या देखेंगे कि क्या पॉलिटिकल कंसेंसस हैं, आपके पॉलिटिशियंस एग्रीड हैं प्रोजेक्ट्स करने पे या नहीं है। 3 मेजर क्राइटेरिया which are needed to be fulfilled to install dams, to install dams. Okay जी, understand? अब हम पाकिस्तान में देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या कैपेसिटी है कि हम डैम्स को इंस्टॉल कर सके, क्या हमें ज़रूरत भी है और कैपेसिटी भी है वाटर की, रिजर्व्स, रिजर्वायर्स ऑफ वाटर हैं पाकिस्तान में कि हम डैम्स लगाएं? जी हैं। आप समझते हैं कि इतने रिजर्वायर हैं कि हमें डैम्स लगाने चाहिए और ज़रूरत भी हमें है, ऐसे ही है ना? तो मुझे बताएं पाकिस्तान के पास स्टोरेज कैपेसिटी कितने दिन की है वाटर की टोटल? 30 और 33 डेज। अगर फ्री साहब ने पढ़ा दिया ये आपको। अच्छा, और उसके अलावा, हाँ बस फिर आपको सारा पता होगा कि पाकिस्तान के पास सबसे कम वाटर कैपेसिटी है और इंडिया के पास 120 डेज, सिमिलरली चाइना के पास 300 प्लस डेज और अमेरिका के पास 900 प्लस डेज। ठीक है जी, तो हमें ज़रूरत भी है। तो अब हमने देखना है क्या हमारे पास कैपेसिटी है इंस्टॉल करने की। यस है। मैं एक रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ वर्ल्ड बैंक की, ये भी आपने लिखी हुई है अगर फ्री सब के साथ क्लास हुई है तो। मैं आगे चलूँ, वर्ल्ड बैंक और वापटा की रिपोर्ट हैव यू रोट कि कितनी कैपेसिटी है पाकिस्तान के पास एनर्जी पैदा करने की वाटर से? नो, चल आप लिख, ये लिख। According to the report of World Bank, Pakistan can produce 50,000 megawatt energy from water. Pakistan can produce how much? How much? 50,000 megawatt energy from water.
Pakistan can produce 50,000 megawatt from water. उसके बाद वापडा वापडा रिवाइज द रिपोर्ट। वापडा ने कहा वर्ल्ड बैंक को कि जनाब इशू ये है, आपने अभी तक हमारा सारा पानी कहाँ देखा है। We have capacity to produce 60,000 megawatts. We have, वापडा ने क्या कहा जी कि वर्ल्ड बैंक को हमारी कैपेसिटी का अंदाजा ही नहीं है। We have capacity of 60,000 megawatt to produce from water. लेकिन साथ इन्होंने ये भी कहा कि हमने करनी नहीं, कैपेसिटी है लेकिन यूटिलाइज हमने नहीं करना। तो अंडरस्टैंड 50,000 and 60,000 टू रिपोर्ट्स आर पुट। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि सबसे पहले आप लोग मेगा प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के। मेगा प्रोजेक्ट्स 2013 एंड 14 में आई थी, एक वर्ल्ड बैंक की 13 में थी और अर्ली 2014 वापडा की थी। करना चाहिए लेकिन हमारा पॉलिटिकल ये रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ था, ये ना आप देख देना कि वापडा ने ये भी कहा है कि हमने करनी नहीं है, ये मैंने वैसे ही कहा है, सरकास्टिक रिमार्क्स था। तो सरकास्टिक रिमार्क था, कहीं आपको पेपर में ऐसे लिख देंगे वापडा ने कहा है हमने नहीं करना, ठीक है जी। क्या आपने लिख दिया था। अब आपको ये समझ नहीं आई कि ऐसे कैसे नेशनल रिपोर्ट में कह सकता है कि हमने नहीं करना। सरकास्टिक रिमार्क कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है तो भाई क्यों नहीं करते, फिर करें। चले इट्स ओके। अच्छा इन्होंने लिख दिया था वो खत्म कर दें, मतलब ऐसा क्यों कहेंगे। अब पाकिस्तान ये है कि हमारे पास टेररिज्म को खत्म करने के सारे रिसोर्सेज हैं बट हम करेंगे नहीं, मतलब ऐसे हम तो नहीं ना कह सकते। बेशक हम ना करें वो अलग बात है। अच्छा शायद वो आप लोग इसलिए आपने लिख लिया कि सरकास्टिक रिमार्क तो था लेकिन वो इतनी सीरियसनेस से आप लोगों को डिफरेंशिएट नहीं हुआ, वो मतलब एक फ्लो में चलें। खैर छोड़ के आगे चलते हैं। चले जी। हाँ आप लोग केस भुगतते फिर। अच्छा जी चले, मेगा प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए और फिर काला बाग डैम का इशू तो अच्छा अच्छा मुझे ये बताइएगा कि काला बाग डैम का इशू तो आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। हाँ जी आशा ये मेरी गलती है, आई एक्सेप्टेड। तो काला बाग डैम का इशू तो आप लोगों ने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि काला बाग डैम को मटेरियलाइज ही नहीं कर सके। इवन दाउ वर्ल्ड बैंक ने 75% इन्वेस्टमेंट देने की ऑफर की थी। जी ये भी इशू है। और केपी में दूसरा इशू ये है, वो ये कहते हैं कि डैम की हाइट की वजह से जो डैम में के सबसे क्लीन सिटी है इट इज नौशहरा, कि अगर डैम जो 2005 में अर्थक्वेक आया था, जो इंटेंस सिस्मिक एक्टिविटी थी वो वहां पे नोट की गई, वो वहां पे नोट की गई। तो अगर डैम बना होता तो वो टूट जाता और नौशहरा में फ्लडिंग हो जाती, आधा केपी डूब जाता। चलिए ओके जी, लोगों ने पढ़ लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कि मैं मेगा प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। मेगा प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले आपने क्या करना होता है, डैम बनाना होता है। ये आपने एक डैम बना लिया है। डैम बनाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे वाटर स्टोर करना है। वाटर स्टोर करने के बाद
यहाँ पे आपने जनरेटर्स लगाए होते हैं। ठीक है जी। मेरा ख्याल आप मुशायरा सही है, आपको पता होगा वैसे भी। चलिए खैर, हमने एक डैम बनाया, डैम में हमने वाटर को स्टोर किया। अब आप मुझे ये बताएंगे कि जब हमने वाटर को स्टोर किया है तो वाटर में कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है ऐसे हाइट पे स्टोर करने से? कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है वाटर में? वेरी गुड, इस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब जब इस वाटर को हमने यहां से रन करवाया, अब मूविंग वाटर में कौन सी एनर्जी है? मूव कर रहा है वाटर, कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ओके, देयर इज काइनेटिक एनर्जी। अब जब ये मूव करता हुआ वाटर जाके टरबाइंस को रन करेगा, अब देखिए एक बॉडी में मोशन इंड्यूस कर रही है काइनेटिक एनर्जी, ये मूव करता हुआ वाटर, तो वो कौन सी एनर्जी है जो बॉडीज में मोशन सेट करती है? मैकेनिकल एनर्जी। वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी वुड चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। अब जब इस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से ये जो शाफ्ट इस टरबाइन के साथ अटैच है, ये जनरेटर को रन कर देगी। जनरेटर कौन सी एनर्जी पैदा करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी साइकिल समझ आ गया है? पोटेंशियल, पोटेंशियल से एनर्जी कहाँ गई? काइनेटिक में, काइनेटिक से मैकेनिकल में, और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में। इस तरह से एनर्जी कन्वर्जन होती है। ये एनर्जी साइकिल है डैम्स में, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जाती है। ठीक है जी। अब आपका एक आर्गुमेंट किसी भी टॉपिक में इस पे बन जाता है कि जी पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी है और हम डैम्स इंस्टॉल कर सकते हैं और डैम्स एनर्जी प्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन डैम्स के लिए अगर पॉलिटिकल कंसेंसस ना हो, फंड्स ना हो, तो वी शुड स्विच टू माइक्रो प्रोजेक्ट्स। क्या रिपीट करना है सबका प्रयास? एनर्जी कन्वर्जन। ओके, सबसे पहले कौन सी एनर्जी है जब वाटर स्टोर हुआ है? पोटेंशियल। पोटेंशियल जब वाटर ने फ्लो करना शुरू किया है, मूव कर रहा है, मूविंग बॉडीज में कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी। और जब इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से टरबाइन ने रन करना शुरू किया, तो काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज होगी? मैकेनिकल एनर्जी। और जब इस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से जनरेटर्स ने चलना शुरू कर दिया, तो ये एनर्जी किसमें चलेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके जी। जी बिल्कुल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैं आगे आपको बता रहा था। जी बिल्कुल बनाना पड़ेगा डायग्राम। डायग्राम बनाएंगे ना तो वो एग्जामिनर आपसे इतना खुश हो जाएगा, वो नीचे पढ़ेगा ही नहीं, आपका लिखा हुआ उससे पता चल जाएगा कि यू हैव आइडिया, यू हैव आइडिया ऑन दिस टॉपिक, यू हैव कमांड। नहीं बनाएंगे तो नंबर वो कम देता है। डायग्राम इज वेरी एसेंशियल इन पेपर। अच्छा, आगे मैं बता रहा था कि आप उस एग्जामिनर को बताएंगे कि सर बात इस तरह से है, अगर आपने माइक्रो प्रोजेक्ट्स या मेगा प्रोजेक्ट्स आप नहीं लगा सकते, आपके पास पैसे नहीं है, पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, तो यू शुड स्विच टू माइक्रो प्रोजेक्ट, यूटिलाइज वाटर कैपेसिटी, यूटिलाइज वाटर रिजर्व्स। आप किस पे स्विच कर जाएं? माइक्रो प्रोजेक्ट्स पे स्विच कर जाएं। तो माइक्रो प्रोजेक्ट्स हम उसे बता देते हैं। Here we go. Tell him micro projects. What are micro projects? Micro projects क्या होते हैं? माइक्रो प्रोजेक्ट्स में आपको डैम बनाने की जरूरत नहीं होती। ये रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, इनमें वाटर ऑलरेडी फ्लो कर रहा है, आप बस टरबाइन को इंस्टॉल कर दें। यहाँ पे जनरेटर्स लगा दें, यहाँ से इतनी एनर्जी पैदा हो जाएगी जो इस रिवर्स की एडजाइनिंग एरियाज हैं, उन एरियाज को ये एनर्जी सप्लाई की जा सकती है। उन एरियाज को ये एनर्जी सप्लाई की जा सकती है जो एडजाइनिंग इसके एडजेसेंट एरियाज हैं, उन एरियाज में ये एनर्जी को सप्लाई किया जा सकता है। ओके, और आपको याद होगा
जी रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रो प्रोजेक्ट्स में डैम्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। जहां से कैनाल्स या रिवर्स गुजर रहे हैं वहां पे आप सिर्फ टरबाइन से लगा दो, उनके अंदर वाटर फ्लो तो ऑलरेडी हो रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी तो है, काइनेटिक एनर्जी मूविंग वाटर में पहले ही है। टरबाइन लगाएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल जब जनरेटर चलेंगे किसमें चली जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब माइक्रो प्रोजेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती क्योंकि डैम इंस्टॉल नहीं होते। ओके जैनब मोहम्मद, समझ आ गई इसकी? चलें हम आगे मूव करते हैं कि 2018 में केपी गवर्नमेंट ने 350 माइक्रो प्रोजेक्ट लगाने का कहा था कि हम 350 माइक्रो प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, ठीक है जी, क्वेश्चन ये है कि क्या केपी और कश्मीर ने ही माइक्रो प्रोजेक्ट्स लगाए? अच्छा, सबसे ज्यादा एसेंशियल पहले तो क्राइटेरिया क्या है माइक्रो प्रोजेक्ट्स लगाने का, कि वाटर फ्लो की स्पीड मतलब ठीक होनी चाहिए, कम ना हो, ज्यादा कम होगी तो टरबाइंस नहीं चलेंगी। वाटर स्पीड से फ्लो कर रहा हो, केपी में और कश्मीर में फिजिबल है क्योंकि देयर आर एल्टीट्यूड्स, हाइट से वाटर नीचे आ रहा है तो वो स्पीड से फ्लो कर रहा है, they can easily install micro projects. But that is possible in Punjab and Sindh, जहाँ पे एल्टीट्यूड नहीं है, प्लेन एरियाज है, वहाँ पे हम माइक्रो प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं क्या? जब प्लेन एरियाज हैं वहाँ पे तो वाटर की स्पीड कम होगी। Is it feasible to install micro project in Punjab in the Sindh areas where there is no altitude in plain areas? वहाँ पे लगा सकते हैं, वाटर की स्पीड कम होगी बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लोप्स। वेरी गुड डॉक्टर आमिर, वेरी गुड, वेरी गुड। वहां पे आप लोग सिर्फ इतना काम कर लें, देयर आर डिफरेंट मॉडल्स, सिर्फ एक मैं सिंपल सा मॉडल बताऊंगा, जहां पे आपको टरबाइन लगानी है वहां पे स्टैपिंग करें। जब स्टैपिंग से स्लोप से या स्टैपिंग से पानी नीचे गिरेगा उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी और उससे आपकी टरबाइन रन कर जाएगी। तो सो दीज प्रोजेक्ट्स कैन बी इंस्टॉल थ्रू आउट पाकिस्तान, कहीं पे भी लगाए जा सकते हैं, बट आपने स्पीड को मैनेज करना है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू मैनेज दिस स्पीड। क्या वाटर हेड आल्सो वेरी गुड, वाटर हेड से आप वाटर चैनल्स की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। ब्रिजेस के पास भी वाटर चैनल्स होते हैं ना, वाटर हेड्स बने होते हैं जो वाटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अंसर आज हमने ये पढ़ा है कि माइक्रो प्रोजेक्ट्स के लिए हम डैम्स नहीं बनाते, छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम उधर ही लगा देते हैं कैनाल्स और रिवर्स में ही, और उस स्पीड को हम छोटे सी एनर्जी इतनी प्रोड्यूस हो जाती है जो कि एडजेसेंट एरियाज के लिए काफ़ी होती है। और प्लेन एरियाज में हम स्लोपिंग स्टैपिंग करके, ठीक है जी, ये टर्बो पीरियड का प्लांट टरबाइंस वेरी गुड, ये लगाई, ये एक्चुअली साइंटिफिक टर्म्स में जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूँ अगेन बिकॉज इट्स जनरल साइंस। ये ज़्यादातर स्पीड जो ज़्यादा है ये केपी प्लेन एरियाज में, प्लेन एरियाज में पंजाब और सिंध में जहाँ पे एल्टीट्यूड नहीं है वहाँ पे हम मॉडिफिकेशन करके स्टैपिंग एंड स्लोपिंग के जरिए सेम प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। Purpose of stepping and sloping is to increase the speed. Plain areas. जी, it's okay. Next is जी दूसरा रिसोर्स है wind energy. Wind energy. What is wind energy? क्या होती है जी? जो अभी हमने डेफिनेशन लिखी थी, जो विंड से प्रोड्यूस होती है, जो विंड से प्रोड्यूस होती है, इट इज डिपेंड अपॉन द डिजाइन ऑफ स्टैपिंग कि आप स्टैपिंग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, डिजाइन कैन एडजस्ट, कैन इंक्रीज और कैन डिक्रीज द स्पीड। ओके जी, अच्छा जी, तो विंड एनर्जी के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो मुझे आप लोग बताएंगे
कि सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया क्या है टू इंस्टॉल विंड मिल्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस विंड एनर्जी? स्पीड ऑफ एयर, वेरी गुड, स्पीड ऑफ एयर, विंड्स की स्पीड, हाई स्पीड विंड, जी वेरी गुड। अब देखिए जी, विंडी एरियाज गुड। अब हम ये बात करेंगे कि कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितनी स्पीड होनी चाहिए। इट इज मिनिमम 13 किलोमीटर पर आवर। जहाँ पे इतनी स्पीड होगी वहाँ पे आप विंड एनर्जी, कहीं पे भी हो इतनी स्पीड, आप विंड मिल को इंस्टॉल कर सकते हैं। जहाँ पे 13 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी वहाँ पे आप विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। ओके, तो हम देखेंगे कि ये जो विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है। Has Pakistan potential to produce energy from wind? जी, पाकिस्तान के पास ये पोटेंशियल है विंड से एनर्जी प्रोड्यूस करने का। जी, कोस्टल एरियाज में और नॉर्दर्न एरियाज में। कोस्टल एरियाज, नॉर्दर्न एरियाज, कोस्टल बेल्ट जितना भी है, सम एरियाज इन सिंध। और वो कौन सी एरिया है? ठट्ठा एंड जमपीर। ठट्ठा एंड जमपीर में विंड मिल्स लग चुकी हैं। ठट्ठा में, जमपीर में, सिंध में और ग्वादर में, बलूचिस्तान में। जी वेरी गुड, ठीक है जी। चलिए, अब मुझे अब एक चीज यहाँ से मुझे एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का याद आ रहा है जो 20 में आया है, करंट अफेयर में क्वेश्चन था ये 20 के पेपर में कि कोस्टल बेल्ट की लेंथ कितनी है। जमपीर एंड ठट्ठा ये लिख दिया इन्होंने, अमार रफीक ने लिख दिया। ये सिंध में एरिया से जी। मैं अभी यहीं से आपको बता रहा हूँ, करंट अफेयर में ऑब्जेक्टिव आया है 2020 में ही कि आपके कोस्टल बेल्ट की लेंथ कितनी है। लेंथ ऑफ कोस्टल बेल्ट 1050 किलोमीटर। आयशा ने लिखा है 1050 किलोमीटर। इट इज एग्जैक्टली 1046 किलोमीटर। एग्जैक्टली 1046 किलोमीटर। डाटा वेरी करेगा, या कहीं से 1050 मिलेगा, 46 मिलेगा, बट द एग्जैक्ट लेंथ इज 1046 किलोमीटर। और पेपर में भी यही आंसर 1046। ठीक है जी। लेंथ ऑफ कोस्टल बेल्ट कि कितना समुंदर आपके जो सी की लेंथ है पाकिस्तान के अंदर है उसे कोस्टल बेल्ट कहते हैं ना। कोस्टल बेल्ट, कोस्टल बेल्ट, लेंथ ऑफ कोस्टल बेल्ट इज 1046 किलोमीटर। ओके जी, बस ये टॉपिक हो गया अप्रोक्सीमेटली। ये इस तरह की मैनुअल होती है, अगर आप लोगों में से किसी ने देखी हुई हो तो। It is base, it is tower, ठीक है, and these are blades। यहाँ पे जनरेटर पड़ा होता है। अब देखें, जैसे ही एयर सर्कुलेट करती हुई आएगी वो ब्लेड्स को रोटेट करेगी, रोटेट करेगी। और जैसे ही ब्लेड रोटेट होंगे तो फौरन ब्लेड्स में कौन सी एनर्जी आएगी जब ब्लेड्स रोटेट होंगे। अब यहाँ पे भी एनर्जी साइकिल को अगर मैं डिस्कस करूँ, जो एयर मूव करती हुई आ रही है उसमें कौन सी एनर्जी है? जो एयर मूव करती हुई आ रही है उसमें कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। जी वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी इन ब्लेड्स को रोटेट करवाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी ने ब्लेड्स को रोटेट करवाया तो वो किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल में। कैसे? कम्युनोलिन रिसोर्ट पोटेंशियल। पूरा टॉपिक पढ़ लिया आपने अभी पोटेंशियल में। आप इट्स मैकेनिकल, इट्स मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी से जब जनरेटर ऑपरेट होगा तो वो किस में चली जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ आ गई इसमें भी एनर्जी से? Number third is
जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब तो पता ही है ना आपको, अभी हमने पढ़ा भी है थोड़ी देर पहले। The energy which is being produced from the heat of earth is called जियोथर्मल एनर्जी। जो एनर्जी जमीन की हीट से प्रोड्यूस की जाती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। कैसे प्रोड्यूस होगी देखिएगा, और ये इट इज नॉट वेरी कॉमन टाइप ऑफ एनर्जी। नहीं, कोल बर्निंग से नहीं भाई, कोल बर्निंग से नहीं। जो नेचुरली आपकी अर्थ है ना, देखिए जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है एज वी गो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। मैग्मा तो और चक्कर है ना, वो तो जो मेटल्स होती हैं कोर में वो मेल्ट हो जाती हैं, वो मैग्मा बन जाता है। जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर की तरफ जाएं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है ऑटोमेटिकली। तो कोर में आपके इतना प्रेशर है, उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मेटल्स मोल्ड हो जाती हैं कोर में, वो लिक्विड की फॉर्म, गैसियस फॉर्म में चली जाती है। तो मतलब सिर्फ आप ये याद रखें कि जैसे जैसे हम जमीन के सेंटर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। अब क्यों ना हम इस टेम्परेचर को यूटिलाइज करें, इससे एनर्जी पैदा करवा लें। मैं अगेन बता रहा हूँ, इट इज वेरी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में अभी तक इससे 1 वॉट एनर्जी भी पैदा नहीं हो रही। सिर्फ 2 कंट्रीज व्हिच आर प्रोड्यूसिंग कंसिडरेबल प्रोपोर्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी आर आइसलैंड एंड जर्मनी। अच्छा, आइसलैंड एंड जर्मनी, आइसलैंड जर्मनी दोनों कंट्रीज में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस किया जा रहा है इससे। तो होता कैसे है, ये जमीन का जो सबसे आउटर सरफेस है उसका क्या नाम है भाई, क्रस्ट। क्रस्ट में डिगिंग ऑफ होल, जहां पे आप डिगिंग करते हैं, जहां पे 2 जगह है और नीचे से इनकी बेस को मिला देते हैं, नीचे से इनकी बेस को मिला देते हैं। यहां से वाटर रन ऑफ करते हैं, वाटर रन ऑफ, वाटर नीचे जा रहा है, और जैसे जैसे ये नीचे जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। मीनवाइल एक पॉइंट पे जाके ये स्टीम बन जाएगा और स्टीम की फॉर्म में स्टीम दोबारा ऊपर आ जाएगी। तो जहां से स्टीम वापस आई है, स्टीम को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, स्टीम को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। जी, लिथोस्फीयर इज अ ब्रॉडर टर्म, क्रस्ट इज द अपर पार्ट। ये पढ़ेंगे लेयर्स को तब आपको ज्यादा समझ आएगा। जी, इसमें से एक इक्वेशन तो नहीं है जियोथर्मल एनर्जी में से होगा एक, अगर आपने गौर से समझा है तो इक्वेशन होना चाहिए आपका यहाँ से। ठीक है जी, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेम्परेचर से स्टीम में, और स्टीम की फॉर्म में ये वापस आकर, दोबारा सुन लें, लावा तो मोल्टन मेटल्स है आपकी, ये वाटर बाहर आ रहा है। लावा जो है, जो मेटल्स हैं कोर में, वो वापस आती है। स्टीम देखिए, हाँ अब देखिए ना, देखिए लावा जो है ना, लावा और मैग्मा वो मोल्टन मेटल्स हैं। जो मेटल्स कोर में एग्जिस्ट करती हैं वो हाई टेम्परेचर से मेल्ट हो जाती हैं, वो बाहर आती हैं। नहीं, वाटर तो नीचे होता है। हाँ जी, वाटर ये ग्रोथ है, करवाते हैं, सॉरी बिल्कुल ठीक। स्टीम, स्टीम टरबाइंस, स्टीम से स्टीम टरबाइंस रन होती हैं। आपने पढ़ा नहीं 18वीं सेंचुरी में सारी ट्रेन हमारी किससे चलती थी भाई, कोल से। कोल क्या करता था, स्टीम, स्टीम इंजन को चलाती। स्टीम इंजन नहीं पढ़ा आप लोगों ने, तो पूरा इंजन ही स्टीम पे चलता था। तो इसी तरह से जनरेटर स्टीम पे चलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। स्टीम से जनरेटर ऑपरेट होता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लावा एंड मैग्मा को इससे कंफ्यूज ना करें, ये वाटर को हमने खुद रन किया है, खुद भेजा है जमीन में,
जो लावा एंड मैग्मा है वो निकल एंड एल्युमिनियम वगैरह सिलिकॉन जो ऑलरेडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ एग्जिस्ट कर रही हैं, वो मेल्ट होके ऊपर आ जाती हैं, वो मेल्ट होके ऊपर आ जाती हैं। नॉट साइकिल। अच्छा चलिए, अब क्वेश्चन इसमें आपको ये पूछना चाहिए था, मैं खुद ही बता देता हूं कि सर कितनी डेप्थ तक, नहीं मैकेनिकल का इसमें रोल नहीं है, लाजमी नहीं है कि सारी टाइप्स का रोल हो, सारी एनर्जी इन्वॉल्व हो एक काम में। सॉरी, मैकेनिकल का आ तो गया, स्टीम ने टरबाइंस को चलाया, स्टीम ने किसे चलाया, टरबाइंस को चलाया, मैकेनिकल का आ गया। अब मेरे पास ऐड करने का ऑप्शन आ रहा, पैटर्न ऐड करने की। अच्छा देखें, अब देखिएगा कि भाई साइकिल को छोड़ दें, ये अपने पास ही रखें। आप लोग जब ज्यादा साइंस में जाएंगे ना, मैं उसे एक्सप्लेन करने लगूंगा, बाकी सारे इधर पकड़ा जाएंगे, बोर हो जाएंगे। सिर्फ अंडरस्टैंड, वो कार्नट साइकिल और चीज है। कार्नट साइकिल वो थर्मोडायनामिक्स की आप बात कर रहे हैं, कार्नट इंजन की, कार्नट साइकिल की छोड़ दें प्लीज, फॉर गॉड सेक से छोड़ दें, इट इज वेरी जनरल। आप यहाँ से सिर्फ सवाल मुझसे ये पूछें कि कहाँ पे जाके वाटर स्टीम बनेगा और स्टीम वापस आएगी। कार्नट साइकिल से अप्लाई नहीं होगा। कार्नट साइकिल इंजन का रूल है, वो ये बताता था कि 70% से ज्यादा किसी इंजन की परफॉर्मेंस नहीं होती, वो एफिशिएंसी बताता है कार्नट रूल। छोड़ दें प्लीज उसे। अच्छा जी, जो डेप्थ है, कितनी डेप्थ तक वाटर को जाके वो स्टीम बनाएगा। राफिया वजाहत हम ये पढ़ रहे हैं कि वाटर गया जमीन में, अर्थ के अंदर, अर्थ के टेम्परेचर से वो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में, और स्टीम वापस आ गई, और वो स्टीम से हमने टरबाइन को चलाया, और जब वो टरबाइन चलेगी, उस टरबाइन के चलने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी।